तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, रंगे क्यों पीछे हट जाओ। कैप्टन तोशिरो, क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? और तोशिरो अपनी तलवार से एक हमला करके इस दरवाजे को तोड़ देता है। कैप्टन तोशिरो, ये सेंट्रल 6 का डोर था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर एक सेकंड, अलार्म क्यों नहीं बचा? रंगे क्यों, कुछ गड़बड़ है। और तोशिरो अंदर जाने लगता है। और तोशिरो जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। किसी ने सेंट्रल 46 के सभी जजेस को मार डाला है और इन लोगों का खून पूरी तरह से सूख चुका था, जिसका मतलब है कि इन सभी को मरे हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है। और तोशिरो को ध्यान आता है कि वॉर डिक्लेयर करने से पहले सेंट्रल 46 को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि ये सभी लोग जंग के शुरू होने से पहले ही मारे जा चुके थे। और अब तोशिरो को समझ में नहीं आ रहा होता है रुकिया के एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स को किसने पास किया है, क्योंकि ये सभी लोग तो मर चुके हैं। असल में ये सेंट्रल 46 पूरी सोल सोसाइटी का एक जजमेंट कोड होता है। जब कोई सोल ट्रिपर क्राइम करता है तो उसकी जजमेंट को सेंट्रल 46 से ही पास किया जाता है। और रुकिया को एग्जीक्यूट करने की सजा सेंट्रल 46 ने ही दी थी। और अगर कोर्ट ने फैसला कर लिया है तो पूरी सोल सोसाइटी का कोई भी मेंबर या कोई भी कैप्टन कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकता है। और जो ऑर्डर्स रुकिया के एग्जीक्यूशन के लिए दिए गए हैं वो सेंट्रल 46 के नहीं थे, बल्कि किसी और के थे। और इसका पहला शक गिन इचिमारू पर जाता है। तभी कीरा यहाँ पर आता है। कीरा को यहाँ पर देख तोशिरो इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर कीरा इसका जवाब नहीं देता है और यहाँ से भाग जाता है। दोनों इसके पीछे जाने लगते हैं। तोशिरो इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, मुझे बस कोर्ट के गेट को बाहर से बंद करना था। केरा, तुम्हें ये सब करने के ऑर्डर्स किसने दिए? सेंट्रल 46 ने। पर तोशिरो को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता है। मेरे पीछे आने की जगह तुम्हें मोमो की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मोमो स्क्वाड 10 के बैरियर को तोड़कर वहाँ से भाग चुकी है कैप्टन तोशिरो। ये सुनकर तोशिरो हैरान रह जाता है और तोशिरो रंगेक्यू को कीरा के पास छोड़कर खुद मोमो की जान बचाने के लिए भागने लगता है और कोर्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अभी मोमो कोर्ट की तरफ ही जा रही होती है। और तभी कीरा रुक जाता है और रंगेक्यू इसके सामने खड़ी होती है और रंगेक्यू समझ जाती है कि ये कीरा का ही प्लान है और तोशिरो को यहाँ से दूर भगाना चाहता था। तभी कीरा अपनी जान पकटो को बाहर निकालता है। रंगे क्यों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरी जान पकटो किसी भी चीज को काट सकती है, और जिस भी चीज को ये काटती है तो उसका वजन दुगना हो जाता है। और ऐसा बोलकर रंगेक्यू की स्वॉर्ड पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रंगेक्यू की स्वॉर्ड का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अपनी स्वॉर्ड को उठा तक नहीं पाती है। और तभी रंगेक्यू अपनी जान पकटो की पहली फॉर्म को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से इसकी जान पकटो धूल में बदल जाती है। और यहाँ पर मोमो सेंट्रल 46 पहुंच चुकी थी और सभी मरे हुए जजेस को देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या, सभी लोग मर चुके हैं? यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर तोशिरो ने कैप्टन आइजन को मारा है तो क्या ओनी नहीं इन सबको भी मारा है? और तभी गिन इचिमारू यहाँ पर आ जाता है। तुम्हारा स्वागत है इनामोरी। कैप्टन इचिमारू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे साथ आओ। और गिन इसको सेंट्रल 46 के लिविंग हेडक्वार्टर्स में लेकर जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो कैप्टन इचिमारू? क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुकी हो मोमो? नहीं, पहली बार आ रही हूँ। यहाँ पर कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। मुझसे मुझसे कौन मिलना चाहता है? शर्माओ मत, अपने पीछे देखो। जैसे ही मोमो पीछे देखती है तो कैप्टन आइजन पीछे खड़ा होता है। इसे देखकर मोमो हैरान रह जाती है कि ये बंदा जिंदा है। कैप्टन आइजन, कैसी हो मोमो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये आप ही हो? मुझे लगा आप मर चुके थे। मैं चाहता हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना मोमो। कैप्टन आइजन, आप जिंदा हो? मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हुई ना? और मोमो इसे हक कर लेती है। ये सच में कैप्टन आइजन ही है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा आप मर चुके थे। मैं तहे दिल से तुमसे माफी चाहता हूँ मोमो, मुझे अपनी मौत का दिखावा करना पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुशी है कि अब जिंदा हो। तुम्हारा शुक्रिया मोमो, पर अलविदा। कैप्टन आइजन अपनी जान पकटो को मोमो के शरीर के आर पार कर देता है। मोमो को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है कि अभी हुआ क्या। जिस आदमी को ये इतना ज्यादा चाहती थी, इतना ज्यादा एडमायर करती थी, उसी आदमी ने इसकी पीठ के ऊपर छुरा घोंप दिया और मोमो बुरी तरह से घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। चलो फिर। जैसा आप कहें कैप्टन आइजन। और दोनों मोमो को मारकर यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ उनाहाना और ईसाने कोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे और कोर्ट के अंदर शैतानी स्माइल लेकर कैप्टन आइजन और गिनिचिमारू यहाँ से जा रहे थे। पर तभी तोशिरो इनके सामने आ जाता है और तोशिरो भी इसे जिंदा देखकर शॉक्ड रह जाता है। इसे लगा था कि कैप्टन आइजन मर चुका है, पर अभी इसके सामने जिंदा खड़ा है और समझ जाता है कि कैप्टन आइजन के इरादे सही नहीं है। तोशिरो इन दोनों से मोमो के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, पर दोनों में से कोई भी इसका जवाब नहीं देता है। तभी तोशिरो को सेंस हो जाता है कि मोमो इन दोनों के पीछे है और तेजी से मोमो की तरफ आगे बढ़ता है और मोमो मरने की कगार पर खड़ी होती है। और मोमो की ऐसी हालत को देखकर तोशिरो की सटक जाती है। मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगा देना चाहिए था। मुझे माफ करना कैप्टन तोशिरो, मुझे इसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना चाहिए था। और बोलता है कि तुम दोनों कब से साथ में काम कर रहे हो। इचिमारू तो मेरे साथ पहले से ही था। और तोशिरो कहता है कि तुम मोमो की इंस्पिरेशन थे, इसने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी। और आइजन कहता है कि इसी वजह से मैं इसे इजीली मैनिपुलेट कर पाया। ये सुनकर तोशिरो को गुस्सा आ जाता है और अपनी जान पकटो को बाहर निकालता है और सीधा अपनी बांकाई को रिलीज करता है। मारो। और तभी उनाहाना और ईसाने भी यहाँ पर आ जाते हैं और तोशिरो आइजन से कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और तोशिरो आइजन पर हमला कर देता है, जो कि आसानी से आइजन को लग भी जाता है और आइजन बर्फ में कैद हो जाता है। पर असलियत में आइजन तोशिरो से भी ज्यादा तेज होता है और एक ही सेकंड में इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। तोशिरो को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि इसने खुद अपने हाथों से आइजन को भी कैद किया था, पर ये तो अभी इसके पीछे है और घायल तोशिरो नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी उनाहाना यहाँ पर आ जाती है और आइजन से कहती है कि तुम तो कैप्टन बुलाने के लायक भी नहीं हो, तुम एक गद्दार हो, तुमने अपनी मौत का दिखावा किया और यहाँ पर आकर छुप गए, क्योंकि पूरी सोल सोसाइटी में शिजुरु क्यूरिन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। इसलिए
आइजन के छुपने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह थी। तुम्हारी बातें सच हैं, पर पूरी तरह से नहीं। मैं यहाँ छुपने नहीं आया था। और तभी आइजन अपनी एक क्लोन बॉडी को बाहर निकालता है और उनाहना से कहता है कि जिस डेड बॉडी को तुम सभी ने देखा था असलियत में वो इसकी ज़ानपाक्टो की पहली फॉर्म है। और आइजन अपनी ज़ानपाक्टो का नाम लेता है जिसका नाम क्योकात्सु हिगेत्सु होता है और इसकी क्लोन बॉडी ज़ानपाक्टो में बदल जाती है। ये देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। यही मेरी ज़ानपाक्टो है, क्योकात्सु हिगेत्सु। पर मेरी ज़ानपाक्टो की काबिलियत है कि ये किसी को भी अपने वश में कर सकती है। ये सुनकर ईसाने हैरान हो जाती है क्योंकि आइजन की ज़ानपाक्टो तो एक रनिंग वाटर टाइप ज़ानपाक्टो है, तो भला इसकी ज़ानपाक्टो एक हिप्नोसिस ज़ानपाक्टो कैसे हो सकती है। पर उनाहना समझ जाती है कि आइजन ने इसी का यूज करके सभी को अपने वश में कर लिया था। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे बस अपनी ज़ानपाक्टो को अपने दुश्मन के सामने रिलीज करना होता है। जो भी मेरी ज़ानपाक्टो को देखता है वो मेरे वश में आ जाता है। मेरी ज़ानपाक्टो से बस वही लोग बच सकते हैं जो इसे अपनी आंखों से नहीं देखते। और हमें पता चलता है कि कैप्टन तोशिन पहले से ही कैप्टन आइजन के साथ मिला हुआ था क्योंकि वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि कैप्टन तोशिन पहले से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखता है। और यहाँ पर तोशिन रेंजी और रुकिया को रोक लेता है। कैप्टन तोशिन, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। और तोशिन रेंजी को चारों ओर से घेर लेता है और गिन भी उनाहना और ईसाने को पट्टियों से घेरने लगता है। और आइजन जाने से पहले उनाहना से कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ क्योंकि तुमने मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तुम मेरे वश में थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे परीक्षित किया। ये काबिल तारीफ है। अलविदा, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और आइजन यहाँ से गायब हो जाता है और रेंजी देखता है कि ये लोग अचानक से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं और ये काम कैप्टन तोशिन का है। और कैप्टन आइजन और गिनीचिमारू रेंजी के सामने आ जाते हैं। तुम्हारा स्वागत है रेंजी। रेंजी इन्हें देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि कैप्टन आइजन अभी तक जिंदा है। भाई कैप्टन आइजन, गिनीचिमारू, ये चल क्या रहा है? रोकिया को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ रेंजी। और रेंजी आइजन से कहता है कि कैप्टन आइजन आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? और अभी आपने क्या कहा? मैंने कहा रोकिया को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ रेंजी। और यहाँ पर ईसाने बाकुडो नंबर 58 ताकुचित सुइजाकू नाम का एक स्पेल कास्ट करती है और आइजन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर लेती है कि अभी इस वक्त वो लोग कहाँ पर गए हैं। ये क्या? ये तो सोकियोको की लोकेशन है। उनाहना इससे कहती है कि तुम यहीं पर रहो। सभी कैप्टन्स, सभी लेफ्टिनेंट्स को इस चीज के बारे में रिपोर्ट करो, कैप्टन आइजन के बारे में, और सभी को सोकियोको हिल के ऊपर आने के लिए कहो और उन घुसपैठियों को भी इसके बारे में बताओ। और उनाहना कैप्टन तोशिरो और मोमो को बचाने के लिए चली जाती है। और ईसाने बाकुडो 77 टेंटेकुरा से सभी कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स के साथ कनेक्ट करती है और इन सभी को यहाँ पर हुए हादसे के बारे में और कैप्टन आइजन की असलियत के बारे में आगाह करती है। और आइजन के बारे में सुनकर उकिटाके और क्यूराकू को विश्वास ही नहीं होता है और रांगियाक्यू को भी भरोसा नहीं होता है कि कैप्टन तोशिरो उस बैटल में हार चुका है। और कीरा को भी इन बातों पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि गिन ने इसे वादा किया था कि मोमो की जान नहीं लेगा। और कीरा भी मोमो के बारे में बुरा नहीं सोचता था, ये तो बस अपने कैप्टन्स के ऑर्डर्स को मान रहा था। और इस बात के बारे में सभी लेफ्टिनेंट्स को भी पता चल जाता है। इस तरफ हम नेमो को देखते हैं जो कि अपने कैप्टन मायूरी से पूछती है कि अब आप क्या करने वाले हैं, कि आप उनकी हेल्प करने के लिए जाओगे क्या? और हम मायूरी की असली बॉडी को देखते हैं और बोलता है कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, वहाँ जो कुछ भी हो मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर इचिगो, इशिदा और बाकी सभी को भी पता चल जाता है कि अभी रुकिया खतरे में है। क्या तुम्हें वो स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस नहीं हुआ इचिगो? और यहाँ पर रेंजी कैप्टन आइजन की बात मानने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं रुकिया को नहीं छोड़ने वाला कैप्टन आइजन। तुम जिद्दी हो रेंजी, मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। और कैप्टन आइजन रेंजी पर हमला कर देता है पर रेंजी अभी तक जिंदा होता है। ये देखकर आइजन रेंजी से इंप्रेस हो जाता है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और रेंजी भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो तुमने मोमो की जान क्यों ली? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस मेरा एक मोहरा था जिसे मैं जब चाहे यूज कर सकता था। मैंने पूरी कोशिश की कि तोशिरो और मोमो आपस में भिड़कर ही मारे जाएं, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे जान से मारना पड़ा। और रेंजी समझ जाता है कि कीरा और मोमो बहुत पहले से ही आइजन की कठपुतलियां थी जिसे आइजन अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। तुम खुद भी मेरी एक कठपुतली ही थे रेंजी। तुम वो कैप्टन आइजन नहीं हो, मैं तुम्हें रोकिया को नहीं देने वाला। जिस दयालु आइजन को तुम जानते थे वो कभी था ही नहीं। कैप्टन आइजन असल में एक निर्दयी और पत्थर दिल इंसान है। ये सुनकर रेंजी को गुस्सा आ जाता है और अपनी जाबी मारू का यूज करता है और कैप्टन आइजन अपनी तलवार से ही रेंजी के हमले को रोक देता है। बहुत ही कमजोर। और आइजन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लिटरली इसकी ज़ानपाक्टो को अपने हाथों से पकड़कर ही बीच में से तोड़ देता है और दूर से ही रेंजी को बुरी तरह से घायल कर देता है। रेंजी, और आइजन बताता है कि जब मैं पहली बार तुम तीनों से मिला था, यानी कि रेंजी, कीरा और मोमो, इसे पता चल चुका था कि इनका इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से कैप्टन आइजन ने इन तीनों को 13 कोड गार्ड स्क्वाड्स में ज्वाइन करवाया। पर क्योंकि रेंजी सबसे ज्यादा खतरनाक था, इसने रेंजी को किसी दूसरे स्क्वाड में भेज दिया। तुम्हारी शक्तियों के बारे में मैं सही था। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, रोकिया को यहीं पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। कैप्टन आइजन, मैं चलूंगी आपके साथ। प्लीज रेंजी को जिंदा छोड़ दीजिए। और तभी रेंजी कहता है कि चुप हो जाओ रुकिया, मैं तुम्हें आइजन के हवाले नहीं करने वाला हूँ। तुम्हारी मर्जी। और ऐसा बोलकर आइजन अपनी तलवार को रेंजी पर चला देता है। पर तभी इचिगो यहाँ पर आ जाता है। हाँ भी रेंजी, क्या हो गया? नीचे का बैठा है। रुकिया भारी लग रही है क्या? लगता है तुम्हें हेल्प चाहिए रेंजी, है ना? और रेंजी इचिगो का शुक्रिया अदा करता है इसकी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हें हुआ क्या साले? बस रुकिया को उठा के दूर भागना था। क्या ये मोटी हो गई या तुम कमजोर हो गए? भागा नहीं जाता तुझसे हैं? और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। साले मुझसे बहस करता है तो मुझसे, अभी तेरा पिछवाड़ा बचाया है मैंने। और इचिगो के साथ बहस करते करते रेंजी ने रुकिया को दबा दिया था और इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है। मैं अपनी सांस रोके बैठी थी, अभी मर जाती मैं। अच्छा तो यही आइजन है? हाँ रेंजी, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत बची है
कि तुम यहाँ से भाग सको। पर रेंजी कहता है कि मैं भागने नहीं वाला, मेरी जाबिमारू को इसने तोड़ दिया है, हमें इसे बस घायल करना होगा। ठीक है, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। और रेंजी भी इसके लिए मान जाता है और रेंजी इचिगो को जाल बिछाने के लिए कहता है, क्योंकि अब जिस टेक्निक का रेंजी यूज करने वाला है, इस टेक्निक को बस ये एक ही बार यूज कर सकता है। पर अगर ये टेक्निक काम कर जाती है तो आइजन बुरी तरह से घायल हो जाएगा और रेंजी इस टेक्निक को रिलीज करता है जिसका नाम होता है हीगा ज़ेको। और इसकी ज़ानपाक्टो के सभी टूटे हुए पार्ट्स एक साथ इकट्ठा होकर आइजन पर टूट पड़ते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर इचिगो पूरी तेजी से आइजन पर हमला कर देता है। पर लिटरली आइजन अपनी एक उंगली से ही इचिगो के हमले को ब्लॉक कर देता है और इचिगो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और एक ही सेकंड में रेंजी के पीछे आकर इसे भी घायल कर देता है और आइजन रुकिया की तरफ आगे बढ़ता है। इचिगो, रेंजी, मैं हिल नहीं पा रही। आइजन रुकिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है खड़ी हो जाओ, रुकिया कुछ की। और आइजन इसके कॉलर से पकड़कर इसे खड़ा करता है। लगता है मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से तुम्हारा शरीर सुन पड़ चुका है। और तभी इचिगो उठने की कोशिश करता है। तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, आगे का मैं संभाल लूंगा। कौन सा काम? और आइजन बताता है कि ये जानता था कि इचिगो और इसके दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं, इसी वजह से इसने रोकोन जिले के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था। और इसे ये भी मालूम था कि अगर इसे सोल सोसाइटी के अंदर घुसना है तो इसे कुकाकू शिबा की हेल्प लगेगी। और शिबा की सीक्रेट लॉन्च टेक्निक का यूज करके ही इचिगो सेरेथ के अंदर आ सकता था। और अगर इस टेक्निक से ये सभी लोग एंटर करेंगे तो सभी कैप्टन्स को इनके बारे में मालूम पड़ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसी वजह से सभी कैप्टन्स का ध्यान घुसपैठिए यानी कि इचिगो और इसकी पूरी टीम पर चला गया, जिसकी वजह से आइजन को अच्छा खासा मौका मिल गया अपने प्लान को अंजाम देने का। भला तुम्हें कैसे पता हम सभी लोग रुकोन से आने वाले थे? रुकोन उराहारा का ऑपरेशन बेसमेंट है और रुकोन जिला ही इकलौती ऐसी जगह है जिससे कि उराहारा की टेक्निक सेनकाइमोन से घुसा जा सकता है। और जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सभी सोल रीपर्स के पास लड़ने के 4 तरीके होते हैं, ज़ानजुत्सु, हाकुडा, कीडो और हो। कोई भी सोल रीपर किसी एक में ही बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है, पर फिर एक ऐसा समय आता है जब वो सोल रीपर उस ताकत को मास्टर कर लेता है और तब से उसकी सारी प्रगति रुक जाएगी। पर कुछ सोल रीपर्स के पास ये क्षमता होती है कि वो अपनी सीमाओं को लांघ कर और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। पर ऐसा करने का बस एक ही तरीका है, एक सोल रीपर को एक हॉलो बनना होगा, अपनी पावर की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। पर मुझे ये नामुमकिन लगा। मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, ऐसे हॉलोस के बारे में जो कि सोल रीपर्स बन गए। और मैं कुछ ऐसे हॉलोस को बनाने में कामयाब हो भी गया जो कि अपना स्पिरिचुअल प्रेशर छुपा सकते थे, किसी की ज़ानपाक्टो को छूने भर से ही खत्म कर सकते थे और दूसरों का रूप भी धारण कर सकते थे। और ये सुनकर रुकिया को याद आता है कि जिस हॉलो ने कैप्टन काइन की जान ली थी वो बिल्कुल ऐसा ही था। उसने काइन की ज़ानपाक्टो को तोड़ दिया था और काइन के अंदर घुस गया था। थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल था। इसी वजह से आइजन ने कुछ हॉलोस को सोल रीपर्स में बदलने की कोशिश की, पर चीजें वैसी नहीं रही जैसी इसने उम्मीद की थी। पर कीस के उराहारा ने ये नामुमकिन काम कर दिखाया। उराहारा ने कुछ ऐसा बनाया जिसने सारी थ्योरीज और सभी लॉजिक्स को फेल कर दिया। उराहारा ने एक पावरफुल बॉल बनाई जिसे होगियोकू कहा जाता है। ये बॉल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उराहारा को भी इस चीज के बारे में मालूम पड़ गया था कि इसने कुछ बहुत ही ज्यादा गलत बना दिया है। उराहारा ने होगियोकू को तोड़ने की कोशिश की, पर ऐसा करने में नाकामयाब रहा। होगियोकू के अराउंड एक शील्ड तैयार कर दी और उसे एक्टिवेट कर दिया। उराहारा ने उस बॉल को एक सोल रीपर की गई फॉर्म के अंदर छुपा दिया और वो सोल रीपर कोई और नहीं बल्कि रुकिया कुछ की है, जिसकी बॉडी के अंदर उराहारा की बनाई हुई होगियोकू बॉल है। इसी वजह से आइजन रुकिया के पीछे पड़ा हुआ है ताकि होगियोकू बॉल को हासिल कर सके। पर इससे पहले कि ये रुकिया को पकड़ पाता, रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में गायब हो गई। उराहारा ने अपना दिमाग लगाया और उसने होगियोकू को एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जिसे ढूंढा ही ना जा सके और हमेशा एक रहस्य बनकर रहे। और वो रहस्यमय गीगाय रुकिया खुद है। और उराहारा ने इस गीगाय को इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी होगियोकू बॉल को इसके अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता है। पर इसे निकालने का एक तरीका था और वो तरीका था रुकिया की गीगाय को सोक्योकू ज़ानपाक्टो से एग्जीक्यूट करवाना। इसी वजह से उराहारा को सोल सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया था। और आइजन इससे कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि उराहारा ने तुम्हारी हेल्प की है, पर असल में ऐसा नहीं था। उराहारा तो बस अपनी होगियोकू बॉल को रुकिया के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा है और अपने फायदे के लिए रुकिया का इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर रुकिया को वही दिन याद आता है जब उराहारा ने रुकिया की हेल्प के लिए इसके अंदर गीगाय डालने का फैसला किया था। पर किस्मत से मैंने तुम्हें इंसानी दुनिया में ढूंढ निकाला और तुरंत सेंट्रल 46 में गया और तुम्हें एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स दिए, पर खास तौर से चोकियोकू हिल के ऊपर तुम्हारी जान लेने के लिए कहा। और तभी अचानक से कैप्टन कोमामुरा यहाँ पर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बिना टाइम वेस्ट किए आइजन पर हमला कर देता है। पर कोमामुरा के हमलों को अपने हाथ से ही रोक लिया था। कोमामुरा आइजन से कहता है कि तुम एक गद्दारी करपे आदमी हो, तुमने सोल सोसाइटी को धोखा दिया है, पर इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। और कोमामुरा तोशिन से भी इस बात के बारे में पूछता है कि साले तूने सोल सोसाइटी को धोखा क्यों दिया, तुम्हारी क्या मजबूरी थी। पर तोशिन इसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर कोमामुरा भड़क जाता है और आइजन पर हमला कर देता है, पर आइजन इससे भी बहुत आसानी से बच जाता है। इतनी आसानी से थोड़ी मरने वाला है भैया। और तभी कोमामुरा अपना खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है और सीधा अपनी बानकाई को रिलीज करने वाला होता है। ये देखकर आइजन किसी शैतान की तरह हंसता है और अचानक से इसके पास पहुंच जाता है और आइजन अपनी सीक्रेट टेक्निक हार्डो नंबर 90 कुरोहित्सुकी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से कोमामुरा के चारों ओर एक बैरियर सा बन जाता है, बिल्कुल डार्क सा। और इस बैरियर के अंदर से कोमामुरा बहुत ही जख्मी हालत में बाहर निकलता है। ये सब कुछ इचिगो भी देख रहा था और इस बात से कंफ्यूज्ड था कि भाई ये आइजन और कोमामुरा दोनों ही कैप्टन्स हैं, पर फिर भी इन लोगों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। ये कैसे हो सकता है? आइजन के इस हमले को देखकर गिन इससे पूछता है, कैप्टन आइजन,
आइजन, आपने इस हमले को कब सीखा? आइजन कहता है कि अभी तो मैंने इसको मास्टर भी नहीं किया है, मैंने तो बस इस हमले का बस 20% ही यूज किया था अभी। भाई साहब 20% भाई, हालत खराब कर दी इसने कोमामुरा की। और इसकी बातों से ये पता चलता है कि हार्डो नंबर 90 का यूज करना कोई आसान बात नहीं है। अब आइजन दोबारा से इस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है, यानी कि रुकिया को, और तभी इचिगो के दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं, पर गिन इन्हें आगे बढ़ने से मना कर देता है कि भाई आगे मत बढ़ जाना, और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब हो जाती है और इचिगो के सभी दोस्त अपने घुटनों पर आ जाते हैं। और ये महाशय आइजन दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि जब इसे पता चला कि रुकिया अभी तक जिंदा है, तभी इस बंदे ने पूरे सेंट्रल 46 को ही खत्म कर दिया और पूरे सेंट्रल 46 को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा और असेंबली को संभालने का काम गिन और तोशिन को दे दिया, ताकि सभी को ऐसा लगे कि इन्हें ऑर्डर्स देने वाला खुद सेंट्रल 46 है। और सेंट्रल 46 की तरफ से रुकिया को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिल गया था। और आइजन ये भी बताता है कि रुकिया को इंसानी दुनिया में ढूंढने के लिए इसने ब्याकुया और रेंजी को ऑर्डर्स दिए और वहाँ पर ही रुकिया के गीगाई को तबाह कर दिया, ताकि रुकिया इंसानों के साथ अपना कनेक्शन ना बना पाए, जिससे कि रुकिया को पकड़ने में आसानी रहेगी। जिसके बाद रुकिया को सोल सोसाइटी में लेकर आया जाता है और सोक्योकू से इसकी जान ले ली जाए, ताकि इसके शरीर के अंदर से ओगियोकू बॉल को बाहर निकाला जाए। पर आइजन ने जैसा सोचा था चीजें वैसी नहीं रही, पर फिर भी इस बंदे के पास एक बैकअप प्लान होता है। तभी अपनी पॉकेट के अंदर से एक गैजेट से को बाहर निकालता है और इस गैजेट को भी कीस के उराहरा हमारे जीनियस साइंटिस्ट ने ही बनाया था, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं उराहरा भी एक जीनियस है। और जैसे ही आइजन इस गैजेट को प्रेस करता है, इसके अंदर से बहुत सारी स्मोक निकलने लग जाती है और अचानक से यहाँ पर कुछ बड़े बड़े स्टिक्स अपीयर हो जाते हैं। आइजन का एक हाथ हरा हो जाता है बिल्कुल हल्क की तरह, और आइजन सीधा अपने इस हाथ को रुकिया की छाती के अंदर घुसा देता है। बड़ा बेशरम है भाई ये बंदा। ये देखकर इचिगो शॉक्ड रह जाता है और ये बेरहम और बदतमीज आइजन रुकिया की छाती में से एक छोटी सी बॉल को बाहर निकालता है, और यही है ओगियोकू बॉल, जिसके पीछे ये बंदा हाथ धो के पड़ा हुआ है। और रुकिया की छाती पर जो होल था वो खुद ब खुद भरने लगता है। और आइजन ये देखकर हैरान था कि भाई रुकिया अभी तक जिंदा है, क्योंकि अभी तक तो इसकी सोल को मर जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं है। और ये देखकर उराहरा की इस टेक्नोलॉजी की दाद देता है। और अब क्योंकि रुकिया आइजन के किसी काम की नहीं रही है, तो इसे उठाकर गिन को इसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर इचिको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बुरी तरह से घबरा जाता है। रुकिया अब मारी जाने वाली है और गिन इचिमारू जैसे ही इस पर हमला करता है, तभी इसके हमले को कोई ब्लॉक कर देता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्याकुया कुचकी होता है, पर इसकी हालत पहले से ही खराब होती है, लेकिन फिर भी इसने रुकिया की जान बचा ली, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसका बड़ा भाई इतना भी नालायक नहीं है, इसे भी वही परवाह है इसकी रुकिया की थोड़ी बहुत। पर ये बंदा अपने कानूनों और असूलों के तले दबा हुआ था और ब्याकुया के पास 1 इंच भी हिलने की ताकत नहीं बची थी। ये देखकर रुकिया परेशान हो जाती है। बड़े भैया, और अब आइजन जैसे ही रुकिया को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ऊपर से जिडांगो के साथ कुकाकू शिबा भी एंट्री मारती है और कुकाकू बिना रुके अपने हार्डो नंबर 63 राइकोहो का यूज करके आइजन पर हमला कर देती है, जिससे कि आइजन बच तो जाता है, पर तभी इसे योरोइची और सुईफेंग घेर लेते हैं और आइजन को हिलने से मना करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम 1 इंच भी और हिलते हो तो तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आइजन चारों ओर से फंस चुका था और अब इसे समझ नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। गिन को भी समझ नहीं आता कि आइजन की जान कैसे बचाए अब। और तभी यहाँ पर रांगी क्यों आ जाती है और गिन को भी पकड़ लेती है। और तभी योरोइची आइजन से कहती है कि तुम्हारा रचाया हुआ ये षड्यंत्र वाला खेल यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि अब तुम यहाँ से भूल कर भी बचकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि कैप्टन उकिटाके और क्यूराको और हेड कैप्टन यामामोटो भी यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ गाइस, ये पहले लड़ रहे थे पर अभी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो अपनी फालतू की लड़ाई को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। इन सभी के लेफ्टिनेंट्स भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। पर गाइस मजाल है ये आइजन घबरा जाए हल्का सा भी, इसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है और योरोइची इससे कहती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी बेवकूफों की तरह हंस रहे हो, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? जिस पर आइजन कहता है कि माफ करना, लगता है मेरा समय आ चुका है यहाँ से जाने का। और योरोइची समझ जाती है कि अब कुछ होने वाला है और सुईफेंग को जल्दी से पीछे हटने के लिए कहती है। तभी अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और आइजन के ऊपर एक तेज रोशनी गिरने लगती है। ये रोशनी ऊपर आसमान से आ रही होती है और ऊपर से बहुत सारे मैनोस ग्रांडे किसी पड़ोस की चुगलखोर आंटी की तरह आसमान को चीरते हुए नीचे जमीन पर झांक रहे होते हैं। इतने सारे मैनोस ग्रांडे को देखकर इन सभी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक मैनोस ग्रांडे ही बहुत ज्यादा खतरनाक था, जैसा कि हम इस सीरीज के दूसरे पार्ट में देख चुके हैं। और तभी अचानक से तोशिन और गिन के ऊपर भी ये सेम रोशनी गिर जाती है और ये रोशनी इन्हें ऊपर खींचने लग जाती है। रंगे क्यों, मुझे थोड़ा और समय तुम्हारे साथ बिताना था, पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा जाने मन, मुझे माफ कर देना रंगे क्यों। अरे सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं। तेत्सुजाइमोन इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हेड कैप्टन यामा इसे रोक देता है। उस रोशनी को तेगाशीन कहा जाता है और इस लाइट के इस्तेमाल से मैनोस ग्रांडे अपने चहितों को बचा सकते हैं। अगर ये रोशनी किसी के ऊपर गिर गई तो उस पर हमला करना तो दूर की बात है, उसे छूना भी नामुमकिन हो जाता है, जैसे कि उस रोशनी के अंदर एक अलग ही यूनिवर्स बसा होता है। और अब आइजन क्योंकि इस रोशनी के अंदर है तो इसे छुआ भी नहीं जा सकता है। इन सभी की मेहनत बेकार चली जाती है। कोमामुरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है आइजन के ऊपर, पर सबसे ज्यादा गुस्सा इसे तोशिन पर आता है और तोशिन से पूछता है कि अगर तुम्हारा मकसद एक धोखेबाज बन के रहना था तो भला तुम सोल रीपर क्यों बने? तुम्हारा सोल रीपर बनने का मकसद तो अपने गुजरे हुए दोस्तों को इंसाफ देना था ना, तो अब क्या हो गया साले? अब क्या हुआ तेरे न्याय के रास्ते का? अब तेरा न्याय कहाँ गया? ये सुनकर तोशिन कहता है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, मैं वही रास्ता चूज करूंगा जिसमें कम से कम खून बहेगा। और इस गधे के हिसाब से आइजन का रास्ता ही न्याय का रास्ता है। और लगे हाथ उकिटाकी भी आइजन से पूछता है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? कैप्टन
आइजन। और कैप्टन आइजन कहता है कि मैं ये सब कुछ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कर रहा हूँ। कोई भी शुरुआत से टॉपर नहीं होता है, ना ही ये सभी कैप्टन, ना ही मैं और ना ही भगवान, पर मैं वो शख्स हूँ जो कि ऊंचाइयों को छुएगा और इस पूरे जहान पर राज करेगा। मैं बनूंगा इस दुनिया का नया भगवान। आइजन की ऐसी बातों को सुनकर इन सभी का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है। और आइजन जाते हुए इचिगो की तारीफ करता है क्योंकि इचिगो एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी इस लेवल तक पहुंच चुका है। और आइजन यहाँ से चला जाता है। आइजन के जाने के बाद सभी मेडिकल टीम्स को बुलाया जाता है और सभी घायलों का इलाज किया जाता है। और स्क्वाड 4 का ऑफिसर लिमुरा सभी सोल रिपर्स को ऑर्डर देता है कि तुम सभी लोग जाकर घुसपैठिए यानी कि इचिगो और उसके दोस्तों की हेल्प करो, क्योंकि अब इचिगो और ये सभी लोग इसके दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि इन सभी ने अपनी जान पर खेलकर सोल सोसाइटी की रक्षा की है। पर ओरिहिमे पहले से ही अपनी हीलिंग टेक्निक से इन सभी की हेल्प करने लगती है। और स्क्वाड 4 की कैप्टन उनाहाना ने मोमो और तोशिरो को हील कर दिया था। और गाइस, मोमो मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। इसके बाद उनाहाना ब्याकुया के पास जाती है ताकि इसका इलाज कर सके। रुकिया कुचकी, इधर आओ। कैप्टन कुचकी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। रुकिया, मेरे पास आना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रुकिया, ये बात 50 साल पुरानी है। उस साल मैंने अपनी पत्नी को खो दिया था। मैं जानती हूँ, लेडी हिसाना है ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि मैं बिल्कुल उन्हीं की जैसी दिखती हूँ, इसलिए आपने मुझे पसंद किया और मुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया, अपनी छोटी बहन के तौर पर। हाँ रुकिया, ये बात सच है। मैंने सभी को ऐसा ही कहने के लिए कहा था, पर सच्चाई इसके विपरीत है। हिसाना तुम्हारी बड़ी बहन थी। हिसाना ने मुझे बताया था कि वो इंसानी दुनिया में मारी गई थी और उसके बाद उसे यहाँ पर भेज दिया गया, रुकुन जिले के अंदर। पर वहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। तुम बहुत छोटी थी, इसके बावजूद हिसाना तुम्हें छोड़कर भाग गई। पर इस बात का उसे बहुत ज्यादा पछतावा था। मेरी पत्नी बनने के बाद भी उसने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर दिन तुम्हें ढूंढती रहती थी। और हमारी 5वीं सालगिरह पर हिसाना ने मरते वक्त मुझसे कहा, बस उसकी रक्षा करना। मैं उसकी बड़ी बहन बनने के लायक नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि वो किसी को अपना बड़ा भाई कहे। प्लीज मुझसे वादा करो, तुम हमेशा उसकी रक्षा करोगे। पिछले 5 साल जो हमने साथ में गुजारे हैं किसी सुंदर सपने की तरह थे। और हिसाना मर जाती है। और उसके बाद ब्याकुया को रुकिया कोच की मिली और इसने अपनी फैमिली में रुकिया को शामिल कर लिया, इसे अडॉप्ट करके। पर ऐसा करना नोबल लॉस के खिलाफ था कि इसने ऐसे ही किसी को भी उठाकर अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। और इस हरकत की वजह से कोच की फैमिली का नाम बदनाम हुआ। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने हिसाना से वादा किया था और उसके लिए मैं किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार था। पर इस बात में सच्चाई थी कि मैंने कानून तोड़ा था। इसी वजह से मैंने अपने माता पिता की कब्र के सामने कसम खाई कि ये आखिरी बार था जब मैंने किसी कानून को तोड़ा, और इसके बाद से हमेशा कानून का पालन करूंगा। और जब तुम्हें मौत की सजा दी गई, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने माँ बाप से भी वादा किया था और हिसाना से भी, पर इचिगो कुरोसाकी ने मेरी आंखें खोल दी। रुकिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब इसके बाद ये स्टोरी एक हफ्ते आगे चली जाती है। आइजन के उस इंसिडेंट के एक हफ्ते के बाद हम साइतामा की सस्ती कॉपी इकाकू को देखते हैं, जो कि कुछ सोल रीपर्स के साथ लड़ रहा होता है। पर कोई भी सोल रीपर इसकी टक्कर का नहीं था। भाई साहब, भाई बिल्कुल ये तो साइतामा जैसा लग रहा है यार। और इन सभी की बेइज्जती करने लगता है कि क्या हो गया सालों, इतने कमजोर हो क्या तुम सब, आ जाओ आ जाओ। पर तभी इचिगो यहाँ पर आ जाता है, जो कि सीधा इसके साथ लड़ने का इसे चैलेंज कर देता है। अबे बेसड्डियों से क्या लड़ रहा है, मुझसे बात कर, आजा। पर इकाकू इसके साथ लड़ने से मना कर देता है और बोलता है कि तू तो पहले से ही घायल है, मैं बीमार लोगों पर हमला नहीं करता हूँ। और बोलता है कि जाकर आराम कर, बाद में आइयो। ये सुनकर इचिगो भड़क जाता है। अबे गंजे, तेरे बस की बात नहीं, चला जा यहाँ से, तेरा सीजन 3 वैसे भी फ्लॉप गया। ये सुनकर इकाकू भड़क जाता है कि भाई सीजन 3 की बात क्यों करी इसने, और ऊपर से इसे गंजा भी बोल दिया। और इकाकू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इचिगो भी पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी केनपाची यहाँ पर आ जाता है और इचिगो से पूछता है, अगर तुम ठीक हो चुके हो तो क्या लड़ना शुरू करें? हाँ जी, जरा कीजिए, आ जाओ, चलो लड़ते हैं। पर जैसे ही इचिगो हाँ कहता है, अचानक से इसकी लकड़ी की तलवार टूट जाती है। ये देखकर इचिगो की फट जाती है। और ये काम केनपाची का ही होता है, क्योंकि इचिगो को दोबारा से ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इसे लड़ने की चुल है भाई, बंदे को बस इसे लड़ना है। और सीधा इचिगो को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। पर केनपाची जैसे ही इस पर हमला करने वाला होता है, इचिगो इससे पहले ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और केनपाची का ये हमला सीधा इकाकू टकले पर लगता है, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है। और इचिगो जो कि यहाँ से तेजी से भाग रहा होता है, येरो इची से दिखाती है कि केनपाची वो भाग गया। और एक यहाँ पर कैप्टन कुमामुरा तो शीन के गम में देवदास बना हुआ था। और यहाँ पर हमारी सोनी कुड़ी रांगिक्यो अपने पसंदीदा मर्द यानी कि गिन इचिमारू के गम में डूबी हुई थी। और तभी तोशिरो यहाँ पर आ जाता है और रांगिक्यो से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। और कीरा भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि रांगिक्यो से माफी मांगने आया था और इसे खुश करने के लिए कुछ बिस्किट्स और शराब की बोतलें लेकर आया था। और दारू देखकर हमारी रांगिक्यो इसे माफ कर देती है और नशे में डूब जाती है। और नशे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी, बकवास कर रही थी। और कीरा भी इसकी बकवास को सुनकर परेशान हो जाता है, पागल हो गई ये औरत। और यहाँ पर इशिदा ने हमारे दोस्तों के लिए अलग अलग कपड़े बनाए थे और इन सभी को देता है। और इसने रुकिया के लिए भी एक ड्रेस बनाई थी। और ओरिहिमे इस कपड़े को लेकर रुकिया को देने के लिए जाती है। पर ओरिहिमे देखती है कि रुकिया रूम में नहीं है। रुकिया कहाँ चली गई? यहाँ पर हम इचिगो को देखते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से केनपाची से अपनी जान बचाकर आ रहा होता है। अबे यार, वो साला केनपाची पागल जानवर साला, जब देखो लड़ना है उसे। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा लड़ता है। तो तभी ओरिहिमे इचिगो के पास आती है और इसे रुकिया के बारे में बताती है कि रुकिया अपने रूम में नहीं है। क्या कहा तुमने, रूम में नहीं है? तो आखिर वो गई कहाँ? और यहाँ पर रेंजी ब्याकुया के पास बैठा हुआ होता है और ब्याकुया रेंजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रेंजी। जिस पर रेंजी कहता है कि मैं आपका लेफ्टिनेंट हूँ, तो मुझे आपके पास ही होना चाहिए। जिस पर ब्याकुया कहता है
कि तुम यही सोच रहे हो ना कि काश मैं इस फाइट में मारा जाता, पर रेंजी कहता है कि नहीं सर, मैं ऐसा हरगिज नहीं सोच सकता हूँ। अगर आप मारे जाओगे तो मेरा क्या होगा। तभी खिड़की से इचिको यहाँ पर आ जाता है चिल्लाते चिल्लाते। इसे देखकर रेंजी भड़क जाता है क्योंकि रेंजी अपने कैप्टन के साथ कुछ इमोशनल बातें कर रहा था, पर इचिको ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। अरे यार रुकिया नहीं मिल रही, क्या तुमने उसे देखा? वो कहाँ गई है? पर इन दोनों को भी रुकिया के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। इसी वजह से इचिको रुकिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। और दूसरी ओर ये डायन कुकाकू अपने भाई गांजू की खातिरदारी कर रही थी क्योंकि कुकाकू को पता चल चुका है कि गांजू लड़ाई के वक्त इचिको और इसके दोस्तों की कोई भी हेल्प नहीं कर पाया था और बिल्कुल यूजलेस था, जिसकी वजह से कुकाकू को गुस्सा आ जाता है। गांजू इसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, मैं क्या करता, पर ये डायन इसकी कोई बात नहीं सुनती है। और तभी रुकिया यहाँ पर आ जाती है और रुकिया को देखते ही कुकाकू समझ जाती है कि इसके भाई काइन को रुकिया ने ही मारा था। रुकिया तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और रुकिया कुकाकू और गांजू से माफी मांगती है और इन दोनों से कहती है कि मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था, ये सारी गलती मेरी ही है, प्लीज मुझे माफ कर देना कुकाकू। हाँ ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है, अब माफी मांगना बंद कर दो। ये सुनकर रुकिया को यकीन नहीं होता है और कुकाकू गुस्से से इस पर एक जोरदार हमला करती है और बोलती है कि कैप्टन युकिटाकी ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है, जिससे कि इसे पता चल चुका है कि काइन की मौत के पीछे रुकिया की गलती नहीं थी। और अब कुकाकू ने ठान लिया था कि अगर एक बार भी रुकिया इसके पास आकर माफी मांग लेती है तो कुकाकू जल्दी से इसे माफ कर देगी। ये सुनकर रुकिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से इसका शुक्रिया अदा करती है। और अचानक से कुकाकू दोबारा से इसके चेहरे पर एक पंच मार देती है क्योंकि कुकाकू ने पहले ही इसे माफ कर दिया है, पर उसके बावजूद दोबारा से इससे माफी मांग रही है। और कोई काम नहीं तुझे छोटी बच्ची। तभी रुकिया को ढूंढते हुए इचिको और ओरेहिमे भी यहाँ पर आ जाते हैं। रुकिया हमें वापस जाना होगा, जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की तैयारी करना शुरू कर दो। इचिको, मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं सोल सोसाइटी में ही रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही रुकिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर रुकिया भी खुश हो जाती है और तभी कुकाकू इचिको को डिनर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि कल ये सभी लोग अपने घर वापस लौट जाएंगे ह्यूमन वर्ल्ड में। पर इचिको इसके डिनर को ठुकरा देता है और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। और कुकाकू इस पर एक जोरदार पंच मार देती है और इसकी मार खाने की वजह से इचिको इसकी बात मान जाता है। और अब रात को डिनर शुरू हो जाता है और डिनर में ये दोनों जानी दुश्मन आपस में लड़ाई करने लगते हैं दोबारा से। और इन्हें दोबारा से ऐसे देखकर कुकाकू भी खुश हो जाती है। और अगले दिन ऑफिशियली सेनकाइमोन का गेट ओपन कर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से इचिको और इसके सभी दोस्त अपने घर वापस लौट सकते हैं। और कैप्टन युकिटाकी इचिको को एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बैच देता है और इस बैच की हेल्प से इचिको जब चाहे अपनी सोल रिपर वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बिना रुकिया की हेल्प से। तुम्हारा शुक्रिया इचिको, तुमने सोल सोसाइटी की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, तुम्हारा शुक्रिया। और ओरेहिमे रुकिया को वही ड्रेस देती है जो कि इशिता ने इसके लिए बनाई थी। और आखिर में इचिको रुकिया को अलविदा कहता है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर केनपाची और याचिरो एक साथ बैठे हुए थे और अब इन्हें इचिको की स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस नहीं हो रही थी और समझ जाते हैं कि इचिको यहाँ से जा चुका है। और याचिरो केनपाची से पूछती है कि तुम इचिको को अलविदा कहने क्यों नहीं गई केनपाची, वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना। जिस पर केनपाची कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मुलाकात इचिको से दोबारा जरूर होगी क्योंकि कैप्टन यामामोटो ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और दूसरी ओर गेट के अंदर इचिको और इसके दोस्तों को उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है दोबारा से, जिन मुसीबतों का सामना इन्हें यहाँ पर आते हुए करना पड़ा था। और जैसे तैसे गेट से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से किसके उराहरा इन्हें पिक कर लेता है। तुम सभी का स्वागत है दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में। और उराहरा इन सभी से माफी मांगता है, इन सभी से सच को छुपाने के लिए। हमसे माफी मत मांगो, जाकर रुकिया से माफी मांगो। तुमने रुकिया का इस्तेमाल किया उराहरा, पर तुमने हमें ताकतवर बनाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी इशिता का घर आ जाता है और यहीं पर उतर जाता है। चलो इशिता, बाद में मिलते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए आना होगा, समझ गए ना? चश्मिश, क्या तुम भूल गए सोल रिपर्स से क्विंसीज नफरत करते हैं और मैं क्विंसी हूँ और तुम एक सोल रिपर हो। हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते, अगली बार जब हम दोनों मिलेंगे तो जानी दुश्मन होंगे। अब साला पागल है क्या ये? इंसानी दुनिया में आते ही पलट गया और समझता क्या है खुद को। क्विंसी इसको ब्याह से भिड़ाओ, 2 मिनट में निपट जाएगा। और ओरेहिमे और सादो भी अपने अपने घर के सामने उतर जाते हैं और इचिको भी अपने घर के सामने उतर जाता है। इचिको, लड़ाई शुरू हो चुकी है और हमारी इस लड़ाई में ये हमारी पहली हार है और अगली जंग के लिए तुम सभी को तैयार रहना होगा क्योंकि अगली जंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सोल सोसाइटी को तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के साथ सोल सोसाइटी आर्क यहीं पर खत्म हो जाती है और अगली वीडियो से अलंकार आर्क शुरू होने वाली है। और इस पार्ट के साथ ही इस ब्लीच एनिमे सीरीज के पहले 63 एपिसोड्स कवर हो जाते हैं। तो गाइज यही थे आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्योंकि व्यूज की किल्लत की वजह से अगर इस पर अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो मुझे इस सीरीज को ड्रॉप करना होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 8000 कमेंट्स। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।